हेलो एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग का। लर्निंग यानी अधिगम। लर्निंग को हम वैसे साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में अधिगम बोलते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है हमारा, इससे रिलेटेड मैंने आपको कई थ्योरियाँ करवा दी हैं। वो आप मेरी यूट्यूब चैनल पे जाके उसमें आप देख सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर थ्योरी के साथ लर्निंग का आपका क्वेश्चन भी जोड़ के पूछ लेता है। तो इसलिए मैं आज इस टॉपिक को कंप्लीट करवा रही हूँ। तो दोस्तों, ये टॉपिक क्या है हमारा, कई बार जो एसटेट या सीटेट होते हैं उनमें भी इसमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक बार एसटेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ इनमें से अधिगम की कौन सी विशेषता नहीं है। तो वहाँ पर अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है तो ही उस ऑप्शन को आप टिक कर पाओगे, मतलब उस जो सही है आंसर उसको ही वहाँ पर लिख पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, इस तरह से आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है कई बार सिद्धांत पूछ लेता है या फिर प्रभावित करने वाले कारक पूछ लेता है। या तो आपका बीएड में 4 मार्क्स का इसके अंदर से क्वेश्चन भी बन जाता है और कई बार 16 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ भी इसको अटैच करके आपको दे सकता है। तो देखते हैं हम आज का टॉपिक हमारा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लर्निंग क्या होती है। लर्निंग दोस्तों देखो, जो एक मनुष्य है वो जब पैदा होता है वो जन्म से कुछ भी सीख कर नहीं आता। मतलब समाज में रह के इस दुनिया में आके ही वो हर एक चीज़ को सीखता है। धीरे धीरे शुरू में जो वो होता है, जब बिल्कुल छोटा नवजात शिशु होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है वो धीरे धीरे लर्निंग करना सीख जाता है। तो ये क्या होती है, हमारी जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक ये चलती रहती है। मतलब ये एक निरंतर प्रक्रिया हो जाती है। अब जो मनोवैज्ञानिक थे जैसे क्रो थे, उन्होंने क्या कहा था कि अधिगम जो होता है हमारी आदतें होंगी या हमारा ज्ञान हो गया या जो हमारा व्यवहार होता है उसको ग्रहण करना, वो क्या हो गया हमारा अधिगम। अब कई बार जो स्किनर क्या कहते थे कि जो हम अर्जित करते हैं या धारण करते हैं वो चीज़ हमारा अधिगम है। इस तरह अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने इसकी परिभाषाएं भी दी थी। कई बार क्या होता है, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके अंदर एक परिभाषा लिख के ये भी पूछ सकता है कि ये परिभाषा किसने दी थी। तो आप जो मेन परिभाषाएं हैं वो भी आपने पढ़नी है। 2 मैंने बता दी, क्रो की और स्किनर की भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी जो ये परिभाषा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। तो जो लर्निंग होगी हमारी, अगर इसको हम वैसे देखें तो ये क्या होगी, हमारे ज्ञान की, आदतों का, व्यवहार में चेंज करना या हम जो चीज़ें सीखते हैं, कौशलों का निर्माण, तो वो क्या हो जाते हैं, हमारी अधिगम हो जाता है, लर्निंग हो जाती है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। सबसे पहले है व्यवहार में सुधार। देखो, अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया ही था कि जो हमारा व्यवहार होता है उसमें सुधार लाना, ये क्या होगा हमारा अधिगम। देखो, जो कुछ हम सीखते हैं वो अपने जीवन में अप्लाई करते हैं या फिर अपने अंदर वो ढालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, सुधार होता है। ठीक है, तो लर्निंग जो है हमारे बिहेवियर में सुधार लाने वाली एक प्रक्रिया भी है। उसके बाद है समायोजन द्वारा प्रेरित। अधिगम जो होता है वो हमें एडजस्टमेंट करना भी सिखाता है। मान लो हमारे सामने कोई नई सिचुएशन आ जाती है, नई वातावरण होता है हमारे सामने, हम उस माहौल के अंदर अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो वो भी क्या होती है, हमारी अधिगम होता है। यानी अधिगम हमें समायोजन करना सिखाता है। उसके बाद है सर्वव्यापी। यानी अधिगम जो होता है, सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी नहीं है जो सीखता है। पशु पक्षी होते हैं वो भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर जो है बुद्धि ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा चीज़ें सीखता है। आपने देखा होगा, जैसे हम घर में कोई कुत्ता पालते हैं तो हम उसको कुछ चीज़ें सिखाते हैं, जैसे इधर आओ टॉमी, इधर आओ, मतलब कुछ भी नाम लेके, तो वो तभी समझ जाता है कि मुझे बुला रहे हैं। मतलब ये क्या है, उसकी लर्निंग है। जैसे सर्कस में शेर वगैरह को हंटर से कुछ सिखाते हैं कि ऐसे करना है, तो मतलब वो क्या होगी, उसकी लर्निंग होगी। यानी इस संसार में सभी जो प्राणी हैं, पशु पक्षी हैं, सभी कुछ ना कुछ सीखते हैं।
उसके बाद है कभी न समाप्त होने वाला। अब जैसे मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था कि जो लर्निंग होती है वो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु तक चलती रहती है, ये कभी भी समाप्त नहीं होती है। यहाँ तक हम ये कह देते हैं कि जैसे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए वो भी तब भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, यानी वो कभी खत्म ना होने वाली एक प्रक्रिया है। उसके बाद है निरंतर। निरंतर यानी इसमें कंटिन्यूअस होता है, ये कभी रुकता ही नहीं है। हम मान लो आज कुछ चीज़ सीखें, कल को कुछ और चीज़ सीखेंगे, परसों कुछ और, इस तरह से ये निरंतर चलता ही रहता है, मतलब इसकी प्रक्रिया कभी रुकती ही नहीं है। उसके बाद है लक्ष्य केंद्रित। ये कहते हैं कि अगर हमारी जो ये जो होता है लर्निंग होती है ये किसी न किसी लक्ष्य पर केंद्रित होती है। मान लो हाँ हमें ये है, अब मैं छोटा सा एक उदाहरण दे रही हूँ, हमें अपनी भूख मिटानी है, हमारी लक्ष्य क्या हो गया, भूख को मिटाना। अब उसके लिए क्या करेंगे हम, जैसे खाना होता है, खाना बनाना पड़ता है, या फिर अगर बना बनाया भी लेके आएंगे तो उसे परोसेंगे, उसको खाएंगे भी, तभी तो वो उसको लक्ष्य के लिए हम कुछ क्रियाएं करते हैं ना, तो वो भी हमारा अधिगम। या खाना बनाना सीखते हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो क्रियाएं करते हैं वो हमारे लक्ष्य की और हमें लेके जाती हैं। अब मान लो जो बीएड के स्टूडेंट है उनके लिए मैं बता दूं, वो बीएड क्यों कर रहे हैं, उनका एक लक्ष्य होता है कि हमें एक टीचर बनना है, तो उसके लिए वो बहुत सारे अधिगम करेंगे। जैसे ये जो बीएड है, बीएड करेंगे, मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एसटेट हो गया, सीटेट हो गया, इसको क्लियर करेंगे, यानी इनको करने के लिए कुछ ना कुछ तो वो करेंगे ना, तो वो कहता है हमारा अधिगम, यानी कुछ चीजें सीखेंगे तभी वो एक टीचर बन पाएंगे। तो ये क्या होती है, जो अधिगम होता है ये लक्ष्य केंद्रित होता है। उसके बाद है स्थानांतरण। देखो अधिगम ये नहीं है कि आज हमने जो चीज़ सीखी है वो हमारे जीवन में कभी काम ही नहीं आएगी, इसका क्या है, दूसरी जगह पर हम इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज हमने कोई चीज़ सीखी, मान लो एक सिचुएशन ऐसी आई, वहाँ पर वो चीज़ हमें अप्लाई करनी पड़ सकती है, तो अधिगम का क्या हो सकता है, हमारा ट्रांसफ़र हो सकता है दूसरी जगह पर। उसके बाद है ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्ष। देखो अधिगम के अंदर ज्ञानात्मक पक्ष हमारा ज्ञान से रिलेटेड हो जाएगा। अब भावात्मक पक्ष यानी हमारे जो इमोशंस होते हैं उनकी शुद्धि में हम भावात्मक पक्ष यानी उनकी इमोशंस अधिगम हो गया, वो इमोशनल अधिगम। और क्रियात्मक पक्ष के अंदर हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी, हम जो मतलब क्रियाएं करते हैं ये उसके अंदर शामिल होती है। यानी जो अधिगम होता है वो इन तीनों चीज़ों को अपने अंदर समेटे हुए, यानी इसके अंदर ज्ञान भी है, हमारे इमोशंस भी है और हमारी एक्टिविटी भी इसके अंदर शामिल होती है। तो ये है हमारी विशेषताएं। उसके बाद आते हैं कि लर्निंग के टाइप कौन कौन से हैं। देखो ये मैंने टाइप्स लिखे हैं कुछ, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे हमारा हो गया गामक अधिगम। गामक जैसे नाम से इसको मोटर स्किल्स भी बोल देते हैं, जिसके अंदर हमारी कोई ना कोई एक्टिविटी जैसे हाथों की, पैरों की, आँखों की, जैसे हमारी इन चीज़ों की जो है एक्टिविटी शामिल हो उसको हम गामक क्रियाएं बोल देते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा हो जाता है, वो क्या होता है कि उसके अंदर इतनी मानसिक शक्ति नहीं होती कि वो चीज़ों को समझ सके। वो क्या करता है, अपनी क्रियाएं या फिर जो अधिगम करता है वो अपने हाथ पैरों से या फिर आँखों से, इन चीज़ों से ही वो अपनी क्रियाएं करता है या उन चीज़ों से ही वो सीखता है। तो ये जो हमारा है ये गामक अधिगम कहलाता है। उसके बाद है प्रत्यक्षात्मक। जैसे छोटा बच्चा हो गया, उसके बाद वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसके सामने जो चीज़ें होती है प्रत्यक्ष रूप से जो उपलब्ध होंगी वो इन चीज़ों को में भेद करना, उनके नाम जानना, इन चीज़ों को वो सीखता है, तो वो क्या हो जाता है हमारा प्रत्यक्षात्मक अधिगम। उसके बाद है साहचर्य अधिगम। देखो साहचर्य होता है एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है कि हम हमारे जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को नए ज्ञान से हम जोड़कर जब सीखते हैं तो वो हमारा साहचर्य अधिगम कहलाता है। उसके बाद है काल्पनिक। देखो कुछ चीज़ों को हम मान लो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं है, हम उनकी कल्पना करके उन चीज़ों को इमेजिन करते हैं और सीखते हैं। तो जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले हम कल्पना करेंगे कि ऐसा होगा, इस तरह से लगाना पड़ेगा या इस तरह से अगर हम करेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ ऐसे कार्य करेगी, तो वो भी हमारी लर्निंग के अंदर काउंट होता है। उसके बाद है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक होता है हमारा इमिटेशन, यानी हम दूसरों को देखकर कॉपी जब करें
वो होती है हमारी लर्निंग। जैसे छोटे बच्चे होंगे, उनको कुछ नहीं आता, वो बड़ों को देखकर ही कॉपी करना सीखते हैं। जैसे चम्मच को पकड़ना, जैसे बड़े पकड़ते हैं, वो धीरे धीरे मतलब पहले सही नहीं पकड़ेंगे, धीरे धीरे उसको सही पकड़ना सीख जाएंगे। यानी हम दूसरों को देखकर अनुकरण करके ही चीज़ों को सीखते हैं। वो क्या होता है हमारा अनुकरणात्मक अधिगम। उसके बाद है समस्या समाधान अधिगम। ये होता है कि हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, उसका हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। उसके बाद है बौद्धिक अधिगम। ये हमारी मेंटलिटी से रिलेटेड होता है, यानी अगर किसी चीज़ को में हम अपनी मानसिक योग्यता का प्रयोग करें तो वह हमारा हो जाएगा बौद्धिक अधिगम। उसके अंदर या फिर जैसे हम कोई ज्ञान लेते हैं वो हमारा इसके अंदर आ जाता है। उसके बाद है संवेगात्मक अधिगम। देखो संवेग जो होते हैं शुरू में बच्चे को पता ही नहीं होता, जैसे डर हो गया, प्रेम हो गया, घृणा होगी, नफरत होगी, ठीक है, इस तरह के वर्ड उसे कुछ नहीं पता होते। लेकिन वो जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है तो उसके अंदर संवेगों की भी उत्पत्ति होने लग जाती है, या फिर वो संवेग इस तरह के जताने लग जाता है या उनको सीख जाता है। तो वो क्या हो गया आपके संवेगात्मक अधिगम। उसके बाद है एकीकृत अधिगम। ये होता है इंटीग्रेटेड, यानी इन सब का समूह इसके अंदर शामिल हो जाता है। यानी इन सब अधिगम को हम जब इसके अंदर करना सीखते हैं तो वो क्या होता है हमारा एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड अधिगम। उसके बाद आते हैं हमारे सिद्धांत। सबसे पहले हैं उद्देश्यों की निश्चितता। जब हम कोई लर्निंग करते हैं, ये मैंने पहले बताया था कि वो उद्देश्य रिलेटेड होते हैं, लक्ष्य केंद्रित होते हैं। तो उसके अंदर अगर हमारे लक्ष्य या उद्देश्य पहले निश्चित होंगे तो हमारी जो लर्निंग है वो भी अच्छे से हो पाएगी। उसके बाद है पूर्व अनुभवों एवं ज्ञान का उपयोग। देखो जब हम कोई नई लर्निंग करते हैं या करवाते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर हम कोई लर्निंग करवा रहे हैं और हमें ये पता है कि इसको पहले से इतनी नॉलेज है या इसके पास इतना ज्ञान है और उससे रिलेटेड ही हम उसे लर्निंग करवाएंगे तो वो लर्निंग करना जल्दी सीख जाता है। तो ये क्या हो गया पूर्व अनुभवों एवं ज्ञान के उपयोग का सिद्धांत। उसके बाद है अभिप्रेरणा एवं रुचि। जब मान लो कोई एक ऐसा कार्य है जिसमें बच्चा अरुचि ले रहा है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो वहाँ पर लर्निंग क्या है करना सीख ही नहीं सकता या बहुत कम सीखता है। लेकिन अगर बच्चे को हम प्रेरित करेंगे, उसके अंदर वो इंटरेस्ट दिखाएगा, तो वो क्या है जो लर्निंग होती है वहाँ पर अच्छी होती है, ज़्यादा होती है बजाय उसके। उसके बाद है अभ्यास। अगर एक बच्चा लर्निंग के लिए बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करता है तो भी वो लर्निंग करना जल्दी सीख जाता है। उसके बाद है भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत। देखो हम कोई कार्य करते हैं, नया कोई हमारे पास टास्क आ गया तो उसमें क्या होता है, हम उसमें गलतियां करेंगे, भूलेंगे, कुछ फिर से ट्राई करेंगे। तो ये क्या होता है कि भूलना, फिर से प्रयास करना, तो ये क्या होता है हमें लर्निंग करना ही सिखाते हैं। यानी कभी ना कभी हमें सफलता जरूर मिलती है। और जैसे कोई वैज्ञानिक होते हैं वो भी जब रिसर्च करते हैं तो कई सी चीज़ें उनके बार बार प्रयास करने पर ही सही होती हैं, यानी नई टेक्नोलॉजी का निर्माण होता है। तो वो भी क्या होता है भूल एवं प्रयत्न के सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं। उसके बाद है पुनर्बलन या प्रभाव। रेनफोर्समेंट होता है, यानी उसके बच्चे के ऊपर जब कोई चीज़ प्रभाव छोड़ती है, यानी वह कोई लर्निंग करेगा और उसके मन को जब संतुष्टि मिले तो वो क्या है और ज़्यादा लर्निंग करने की कोशिश करता है। तो ये क्या होता है हमारा पुनर्बलन या प्रभाव का सिद्धांत। उसके बाद है ज्ञानेंद्रियों का उचित उपयोग। जिस चीज़ के अंदर हम अपनी सेंसर मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो उस चीज़ को भी हम करना जल्दी सीख जाते हैं। यानी हमारी ज्ञानेंद्रिय जिसके अंदर ज़्यादा एक्टिव होगी वो लर्निंग ज़्यादा होती है। उसके बाद इसको प्रभावित करने वाले कारक। जो मैंने प्रभावित करने वाले कारक बनाए हैं, सिर्फ मैंने हेडिंग लिखी है, इनके आगे सब पार्ट्स भी हैं बहुत सारे। जैसे मैं बता देती हूँ, सबसे पहले हमारा व्यक्तिक कारक। व्यक्तिक कारक में सबसे पहले आते हैं जैसे तत्परता हो गई, यानी हम किसी चीज़ को अगर तैयार करने के लिए तैयार होंगे तो वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा होती है, अगर करने के लिए तैयार नहीं होंगे तो वहाँ पर लर्निंग नहीं होगी। उसके बाद आता है जैसे रुचि, अगर किसी चीज़ को हम इंटरेस्ट लेके करते हैं तो वो वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा होती है। उसके बाद है जैसे प्रेरणा, अगर कोई चीज़ मतलब लर्निंग करवा रहे हैं वो किसी चीज़ से प्रेरित होते हैं, जैसे पुरस्कार हो गया, कोई इनाम देते हैं, तो भी वहाँ पर क्या है लर्निंग ज़्यादा होती है।
जैसे और आ गया परिपक्वता यानी मेच्योरिटी के ऊपर भी जो लर्निंग है वो भी डिपेंड करती है। और हैं जैसे हमारे जो शारीरिक स्वास्थ्य है या रोग है वो भी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। एक जो बच्चा है जो पूर्ण रूप से स्वस्थ ही नहीं है तो वो लर्निंग कहाँ से सीखेगा, यानी वहाँ पर लर्निंग कम होती है। और एक बच्चा जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है, किसी काम को अच्छे से कर सकता है, वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा होगी। तो इस तरह से ये हमारे क्या है, व्यक्ति कारक बन जाते हैं। उसके बाद है हमारे कार्य कारक। कार्य कारक में आता है जैसे कठिन कार्य। अगर हमारा जो कार्य है वो कठिन होगा तो वहाँ पर लर्निंग भी क्या है, बहुत देर से होगी। और अगर हमारा काम इजी है तो लर्निंग क्या है, जल्दी हो जाती है। दूसरा, अगर कार्य हमारा रुचिकर है या रुचिकर है, उस पर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर उसमें इंटरेस्टेड काम है तो वो जल्दी सीखा जा सकता है। दूसरा, अगर कार्य की लंबाई जो है वो ज़्यादा लंबी है तो क्या है, अधिगम भी वहाँ पर मतलब अगर ज़्यादा लंबा होगा तो एक स्टूडेंट जो है उस कार्य को करते करते थक जाता है, तो वहाँ पर निरुष्टता पैदा होती है। यानी जितना छोटा कार्य होगा वो लर्निंग वहाँ पर ज़्यादा होती है। इस तरह से ये हमारे कार्य कारक बन जाते हैं। फिर उसके बाद है हमारे विधि संबंधित कारक। विधि संबंधी कारक में आते हैं जैसे पूर्ण या अंश को सीखना। अगर हम एक जो पूरा पार्ट होता है, अगर हम उसको पूरे को पढ़ेंगे तो भी क्या है, हम लर्निंग देर से कर पाएंगे। अगर उसके अंशों को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो क्या लर्निंग ज़्यादा होती है। उसके बाद है जैसे अभ्यास। अगर हम किसी चीज़ का बार बार अभ्यास करते हैं तो हमारी जो लर्निंग है वो ज़्यादा होती है। एक हमारी इच्छा शक्ति या चाह, अगर हमें इच्छा है या हमारी चाह है तो उस कार्य को हम जल्दी सीख जाते हैं, यानी लर्निंग ज़्यादा होगी। तो इस तरह से इसके भी कई ऐसे इस तरह से हमारे पार्ट बन जाते हैं। उसके बाद है अध्यापक संबंधी जो कारक होते हैं। अब एक टीचर है वो लर्निंग करवा रहा है, उससे रिलेटेड यानी जो उसका मेथड है पढ़ाने का वो कैसा है वो भी डिपेंड करता है। तो अगर उसका मेथड अच्छा है तो लर्निंग ज़्यादा होगी। एक जो टीचर होता है वो अगर वो अपने टॉपिक को इंटरेस्टेड वे में पढ़ाएगा तो भी वहाँ पर लर्निंग ज़्यादा होती है। दूसरा, एक जो टीचर होता है कई बार क्या करते हैं कि उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते, तो अगर चीज़ों का एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा तो वहाँ पर लर्निंग भी कम होती है। उसके बाद हमारे वातावरणीय कारक, यानी हमारा एनवायरनमेंट भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। मान लो आप लर्निंग कर रहे हो, कहीं पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, आप किसी चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो, तो वहाँ पर लर्निंग होना मुश्किल है, यानी वहाँ पर बहुत कम लर्निंग होगी। जैसे प्रकाश, यहाँ पर प्रॉपर रोशनी वहाँ पर आ रही है तो हम चीज़ों को अच्छे से पढ़ पाएंगे, तो वहाँ पर लर्निंग क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक प्रॉपर प्लेस होता है पढ़ने का, चेयर डेस्क वगैरह हो, तो उसमें क्या एक स्टूडेंट जो है अच्छी तरह से कंफर्टेबल होकर वहाँ पर पढ़ सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी हमारे उसको अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक था लर्निंग का। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।